हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आपका अस्तित्व एकेडमी की इस ऑनलाइन सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले कई दिनों से क्लास 12वीं का एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को क्या कर लिया था, सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे क्या? शुक्राणु की संरचना। क्या सीखेंगे? शुक्राणु की संरचना। आज का ये हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से एकदम एनसीईआरटी को भी ध्यान में देते हुए नोट्स बना करके लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, सीखेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हम आपको क्या करेंगे, सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है ये सारी चीज़ें जो दी जाएंगी मेरे द्वारा आपको पसंद आएगा। और आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक। और अपने दोस्तों को क्या करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ताकि ऐसे ही हम लोगों का और हौसला क्या होता रहे, बुलंद होता रहे। आइए ज़्यादा टाइम ना व्यस्त बर्बाद करते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं शुक्राणु की संरचना। देखिए ये हमारा एनसीईआरटी का क्या है, डायग्राम है। ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है। इसे आप क्या करिएगा, आराम से पेंसिल और रबड़ लेके बनाएंगे तो बन जाएगा। और अगर नहीं बनाना आता है तो आप जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे क्या करते रहिएगा, बनाते रहिएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से डायग्राम बनाना क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक, शुक्राणु की संरचना में शुक्राणु 4 भागों से मिलकर बना होता है। शुक्राणु कितने भागों से मिलकर बना होता है? मुख्यतः 4 भागों से मिलकर के बना होता है। देखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए, शुक्राणु 4 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? 4 भागों से मिलकर के बना होता है। कौन? शुक्राणु। पहला भाग क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला भाग है हमारा, ठीक, शीर्ष। पहला भाग क्या है? शीर्ष। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? हेड। दूसरा भाग हमारा क्या है? ग्रीवा। इसे अंग्रेजी में नेक। तीसरा भाग हमारा है मध्यखंड। मध्यखंड, इसे हम लोग कहते हैं मिडिल पीस। चौथा भाग हमारा क्या है? पूंछ। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है क्या? टेल। ये 4 भाग होते हैं, ठीक, जो शुक्राणु का मिलकर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखने में, देखिए देखने में ये शुक्राणु हमें छोटा लग रहा है, जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके जो कारनामे हैं बहुत भयंकर हैं, ठीक। आप लोग जानते हैं, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, ये 4 भागों से मिलकर बना हुआ है। अब बारी बारी से सभी भागों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या? शीर्ष। सबसे पहले हम लोग क्या कर देखते हैं? शीर्ष। सबसे पहले शीर्ष, इसे हम लोग क्या बोले थे? हेड। शीर्ष में सबसे पहला पॉइंट, शीर्ष में सबसे पहला पॉइंट कि इस जो शुक्राणु का शीर्ष होता है, उस शीर्ष में अगुणित केंद्रक पाया जाता है। जो शुक्राणु होता है, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा है शुक्राणु का शीर्ष। ये हमारा शुक्राणु का शीर्ष। और इस शीर्ष में पाया जाता है अगुणित केंद्रक। क्या पाया जाता है? अगुणित केंद्रक। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिएगा, शीर्ष में अगुणित ठीक केंद्रक
पाया जाता है। शीर्ष में कैसा केंद्रक पाया जाता है? अगुणित केंद्रक पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, इस शीर्ष के ऊपर एक टोपी नुमा क्या होती है? संरचना होती है। ठीक, इस केंद्रक के ऊपर ठीक एक टोपी नुमा क्या होती है? संरचना होती है, जिसे हम लोग कहते हैं अग्रपिंडक या अग्रपिंड, या उसे अंग्रेजी में एक्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है? एक्रोसोम। तो उस बात को लिखिए कि केंद्रक के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है, टोपी नुमा संरचना होती है, जिसे अग्रपिंड या इसे अग्रपिंडक या इसे एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है ये दो बातें आपको क्या होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम पहला पॉइंट क्या बोले हैं कि शीर्ष में अगुणित क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। दूसरा, ठीक, केंद्रक के ऊपर एक टोपी नुमा क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अग्रपिंड या एक्रोसोम कहा जाता है। देखिए, ये एक्रोसोम है क्या? तो यह एक्रोसोम एक प्रकार का लाइसोसोम है। क्या है यह? एक्रोसोम एक प्रकार का क्या है? लाइसोसोम है, जिसका निर्माण गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय से होता है। जिसका निर्माण किससे होता है? गाल्जी काय से होता है। और इस एक्रोसोम में होते क्या है? तो कुछ पाचक एंजाइम होते हैं। एक्रोसोम में क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। तो इस बात में आप लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि एक्रोसोम एक प्रकार का लाइसोसोम होता है। एक्रोसोम एक प्रकार का लाइसोसोम होता है, जिसका निर्माण गोल्जी काय करता है। जिसका निर्माण क्या करता है? गोल्जी काय करता है। ठीक, इस एक्रोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इस एक्रोसोम में क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए, ये पाचक एंजाइम करते क्या हैं? आइए एक डायग्राम से आपको बताते हैं। ये सपोज दैट हमारा क्या है? अंडाणु है। ठीक, ये भी अगुणित है। यहाँ पे हमारा आ गया क्या? शुक्राणु। चूंकि हमें क्या कराना है? संलयन कराना है। संलयन कराना है। ये क्या है? हमारा शुक्राणु है। अगुणित केंद्रक है। ये हमारा एक्रोसोम है। होगा क्या? जब ये शुक्राणु जो है अंडाणु से क्या होगा? टकराएगा, तो एक्रोसोम इसके भित्तियों का क्या कर देगा? जो अंडाणु के भित्ति हैं उसका पाचन कर देंगे। क्या कर देंगे? पाचन कर देंगे। अर्थात उसकी भित्तियों को छेद करने में या भेदने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो इस बात को यहाँ पे लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट स्लाइड हम एक लेते हैं, लिख सकते हैं, या इसे ही छोटा कर लेते हैं। आइए, चीज़ें एक पास रहेंगी तो अच्छे से क्या होगा? समझ में आएगा।
ठीक, यहाँ पे चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या बोले हैं, एक्रोसोम एक प्रकार में क्या पाया जाता है, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम सहायता करते हैं निषेचन में, अर्थात अंडाणु झिल्ली को क्या करने में, भेदने में। तो लिख सकते हो ये पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम अंडाणु को भेदने में सहायता करते हैं। ये था शीर्ष का कार्य। टोटल आपको इतनी ही बातें क्या करनी है, शीर्ष में याद करनी है और इतनी ही बातों को अपने कॉपी में नोट्स बनाना है। इतना आप अगर लिख के आ जाते हैं, उम्मीद करिए, बात को विश्वास, बात मानिए मेन, ठीक, उम्मीद रखिए कि जो चीज़ें हैं आप लिख करके ये हम दे रहे हैं या आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये लिख कर आएंगे, टोटल का टोटल आपको एग्जाम में क्या होगा, नंबर मिलने वाले हैं। तो आज हम क्या स्टार्ट किए हैं, स्टार्ट किए हैं शुक्राणु की संरचना। बोले हैं 4 भागों से मिलकर बना था, शीर्ष, ग्रीवा, मध्यखंड और पूंछ, ये 4 भाग थे। और इसमें से हम शीर्ष क्या कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं। आइए आगे चलते हैं। शीर्ष के ये बारे में हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं, और शीर्ष का ये हिस्सा हम आपको दिखाए हैं। यहाँ पे एक्रोसोम बनाना क्या हो गया, भूल गए, देख लीजिएगा। यहाँ पे टोपीनुमा एक संरचना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और इस एक्रोसोम में क्या पाया जाता है, कुछ पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हमें अब क्या पढ़ना है, ग्रीवा। दूसरा जो पॉइंट है ग्रीवा, अंग्रेजी में से नेक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीवा। देखिएगा, जो शीर्ष होता है आगे चल करके एक पतले से संरचना में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। ये जो शीर्ष था, ये कौन था, शीर्ष था, और ये शीर्ष, ये हमारा क्या था, अगुणित केंद्रक था। यहाँ पे हमारा क्या था, एक्रोसोम था। ये शीर्ष आगे चल करके एक पतले संरचना में खुलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या है, हमारा शीर्ष है। क्या है, शीर्ष है। और ये टोटल एरिया क्या है, ग्रीवा का है। किसका है, ग्रीवा का। समझ में आ रही बातें, ये हमारा टोटल भाग क्या है, ग्रीवा है। और इस ग्रीवा में आपको 2 संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तारक केंद्र कहते हैं। एक होता है समीपस्थ तारक केंद्र और दूसरा क्या होता है, दूरस्थ तारक केंद्र। तो पहले इस बात को लिखिए, ग्रीवा में, ग्रीवा में पहला पॉइंट लिखिएगा कि शीर्ष आगे चल करके ग्रीवा में खुलता है। शीर्ष आगे ग्रीवा में खुलता है, जिसमें तारक केंद्र उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, तारक केंद्र उपस्थित होता है। ये तारक केंद्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तारक केंद्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समीपस्थ तारक केंद्र, समीपस्थ तारक केंद्र। दूसरा क्या होता है, दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। देखिएगा बात क्या है, ये जो केंद्रक के पास है, किसके पास है,
केंद्रक के पास, इसे बोला जाता है क्या? समीपस्थ। क्या बोला जाता है? समीपस्थ। और ये जो केंद्रक से दूर है इसे क्या बोलते हैं? दूरस्थ। जो समीपस्थ के क्या है? दूर है, उसे क्या बोलेंगे? दूरस्थ। और जो समीप वो केंद्रक के पास है, जो केंद्रक से दूर है उसे दूरस्थ, और जो केंद्रक के पास उसे क्या बोलेंगे? समीपस्थ। तो ये थी टोटल क्या? ग्रीवा से संबंधित बातें। ये करता क्या है? तो जो ये तारक केंद्र होते हैं वह कोशिका विभाजन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो इस बात को यहाँ पे लिख लीजिएगा, तारक केंद्र, तारक केंद्र कोशिका विभाजन, विभाजन में सहायता करते। तारक केंद्र कोशिका विभाजन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जिसमें से देखिएगा दूरस्थ जो तारक केंद्र है वो क्या करता है? तो दूरस्थ तारक केंद्र से यहाँ से एक पतली संरचना निकलती है जिसे अक्षीय तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय तंतु कहते हैं। जबकि दूरस्थ क्या करता है? एक पतली संरचना निकालता है जिसे क्या कहते हैं? अक्षीय तंतु कहते हैं। जबकि समीपस्थ तारक केंद्र का कार्य क्या होता है? तो देखिएगा ये समीपस्थ तारक केंद्र, समीपस्थ तारक केंद्र, ये अंडाणु जो था अगुणित था। यहाँ पे शुक्राणु भी क्या है? अगुणित है। ये शुक्राणु क्या है हमारा? अगुणित है। ठीक, इसके आगे की संरचना ऐसे देख लीजिएगा। यहाँ पे तारक केंद्र है, ये ऐसे गया। यहाँ पे हमारे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? चारों तरफ लिपटा हुआ है। आगे देखिएगा यहाँ पे अगुणित केंद्रक, और ये है हमारा एक्रोसोम। अब देखिए अंडाणु में, अंडाणु में ठीक तारक केंद्र नहीं पाया जाता है। अंडाणु में तारक केंद्र नहीं पाया जाता है, जबकि इस शुक्राणु में क्या पाया जा रहा है? तारक केंद्र पाया जाता है। तो देखिए जब ये आपस में संलयन करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? इस शुक्राणु से ठीक ये अगुणित केंद्रक जाता है, और अगुणित केंद्रक और अगुणित केंद्रक मिलकर क्या हो जाते हैं? द्विगुणित हो जाते हैं। तथा शुक्राणु से ये जो एक संरचना बची थी जिसे हम क्या बोले थे? समीपस्थ, यह तारक केंद्र किस में पहुंच जाता है? इस द्विगुणित संरचना में। यानी केंद्रक के साथ तारक केंद्र भी यहाँ पे अंडाणु के पास जाता है या अंडाणु में प्रवेश करता है, तब जाके यहाँ पे भी उपस्थित हो जाता है क्या? तारक केंद्र। किसमें? द्विगुणित संरचना में। और तब जाके यह कोशिका विभाजन करने लगता है, अर्थात कोशिका विभाजन, और कोशिका में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। अर्थात सोचिए अगर यहाँ से तारक केंद्र नहीं जाता तो यहाँ पे कोई विभाजन नहीं होता, न ही कोशिकाओं में क्या होती? वृद्धि होती। तो उम्मीद है समीपस्थ तारक केंद्र का भी कार्य समझ में आ गया और दूरस्थ तारक केंद्र का भी कार्य समझ में आ गया। आगे आगे चलिए, आगे अब हम देखते हैं क्या? मध्य खंड। क्या देखते हैं? मध्य खंड। तीसरा पॉइंट है क्या? मध्य खंड। मध्य खंड देखिए यहाँ से ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये टोटल हमारा क्या है? मध्य खंड है। ये हमारा क्या है? मध्य खंड। और इस मध्य खंड में एक संरचना पाई जाती है जो शुक्राणुओं को क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। इसे कहा जाता है सूत्रकणिका या फिर क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है क्या? हमारा पूंछ वाला भाग
जो शुक्राणु को तैरने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक, शुक्राणु को तैरने में क्या करता है, सहायता करता है। ये बीच का जो था हमारा, इसे हम लोग क्या बोले थे, अक्षीय तंतु। क्या बोले थे, अक्षीय तंतु। बातें समझ में आ रही हैं? उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या था, ये हमारा है मध्यखंड, और मध्यखंड में पाया जा रहा है माइटोकांड्रिया। और हम लोग जानते हैं माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर। अर्थात इस शुक्राणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो कहीं ना कहीं उसमें ऊर्जा रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, ऊर्जा रहनी चाहिए। और यह ऊर्जा देगा कौन, ठीक, माइटोकांड्रिया अर्थात ठीक सूत्रकणिका। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मध्यखंड। लिखिए यहाँ पे क्या लिखना है, लिखना यह है कि ग्रीवा आगे चलकर मध्यखंड का निर्माण करती है, जिसमें सूत्रकणिका अर्थात इसे सूत्रकणिका को क्या कह सकते हैं, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया पाया जाता है, जो अक्षीय तंतु के चारों ओर लिपटा होता है। देखिए, ये जो मध्यखंड था, इस मध्यखंड में इसको, ये अगर अक्षीय तंतु तो इसके चारों तरफ क्या घिरा हुआ है, माइटोकांड्रिया। ये हमारा जो है क्या है, माइटोकांड्रिया। क्या है, माइटोकांड्रिया है, जो अक्षीय तंतु को चारों तरफ से ऐसे क्या हुआ है, घिरे हुआ है। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य शुक्राणु को गति में ऊर्जा प्रदान करना होता है। उम्मीद है बातें आपको स्पष्ट होंगी और समझ में भी आ रहे होंगे। लास्ट हमारा बचा हुआ है क्या, हम लोग स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, शीर्ष पढ़ लिए, ग्रीवा भी हो गया, मध्यखंड भी हो गया। अब बचा है क्या, टेल। ये हमारा क्या है, ये हिस्सा क्या है, पूंछ है। ये क्या है, ये हिस्सा हमारी क्या है, पूंछ है। और जो अक्षीय तंत्र जब पूंछ में आकर के यहाँ पे उपस्थित प्रवेश करता है, उसे कहते हैं मुख्य खंड। क्या कहते हैं, मुख्य खंड। और अंत में जो आपको संरचना दिखाई दे रही है उसे कहते हैं अंतखंड। क्या कहते हैं, अंतखंड। ये हमारा पूंछ है, और यही पूंछ क्या करता है, मूवमेंट करता है। अर्थात ऐसे सर्पिलाकार में क्या करता है, मूवमेंट करता है। और क्या करता है, शुक्राणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो इस बात को लिख सकते हैं हम लोग पूंछ में, सॉरी, इस बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, पूंछ में लिख सकते हैं। यहाँ पे चौथा पॉइंट, पूंछ, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, टेल। और इसको लिख सकते हैं शुक्राणु को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करता है। बस इतनी सी बातें थी। उम्मीद है ये बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। आप लोगों का कमेंट क्या है? एक बच्चा कह रहा है सर आप मुस्कुराते बहुत कम है। लो भाई मैं मुस्कुरा दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, इतनी बातें क्या है समझ में आई होंगी। हम लोग पढ़े थे क्या, पहला शुक्राणु की संरचना, ये हमारे एनसीईआरटी का क्या है डायग्राम है, इसको भी ध्यान में देखिएगा। देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हिस्सा क्या दिया है, शीर्ष दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ग्रीव, ये हमारा अग्रपिंडक है, ठीक। यहाँ पे केंद्रक है, ये हमारा टोटल क्या है, मध्यखंड है। मध्यखंड के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सूत्रकणिका। यहाँ पे देखिए माइटोकांड्रिया दिया हुआ है, जो तैरने के लिए क्या देता है, ऊर्जा का स्रोत है, या ठीक है ऊर्जा प्रदान करता है। और ये क्या हमारी पूंछ है, यही क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या करती है, सहायता करती है। तो उम्मीद है ये सभी बातें आपको क्या हो गई होंगी, शीर्ष से संबंधित समझ में आ गई होंगी, ग्रीवा से संबंधित समझ में आ गया होगा, मध्यखंड समझ में आ गया होगा, और ये टेल भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, ठीक। और तब तक के लिए